गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन की प्रैक्टिस शीट नई नवेली दुल्हन की तरह हमारे सामने आ चुकी है। इनका आदर सत्कार और मुंह दिखाई देंगे इनको। उससे पहले एक रूल जो बार बार शुरुआती क्वेश्चंस में आएगा वो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला रूल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रूल क्या है कि आप लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर आपका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है और वो जो मार्जिन है वो मार्जिन सेल कंसिडरेशन के 10% से भी ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। नहीं तो मार्जिन के अंदर अंदर है तो फिर क्या ले लेंगे, सेल कंसिडरेशन। अब मुझे ये पूछना है आपसे कि मैंने आपको ये वाला रूल बताया कि नहीं बताया कि मान लो मैंने जो प्रॉपर्टी इसको 1 करोड़ में बेची, उसके हमने पेपर्स बनाए कितने, 60 लाख के। पेपर्स कितने के बनाए, तो 1 करोड़ के तो कोई हाथ पाँव है ही नहीं, वो तो कहीं पे रिटर्न है ही नहीं, तो उसको तो भूल जाओ। पेपर कितने के बने, 60 लाख, मतलब सेल कंसिडरेशन कितना हुआ, 60 लाख। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ गई 70 लाख। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लगी, 60 की 70, 60 के 70, सेल कंसिडरेशन 60, इसका 110% 66, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70, तो 70 लेंगे। ये तो आम जिंदगी। मेंटोस, क्या मैंने आपको ये बताया कि वो जो 60 और 10 का जो डिफरेंस है 10 लाख, वो इसके ऊपर भी टैक्सेबल होगा। ये बात मैंने बताई नहीं बताई, नहीं बताई, ठीक है। तो मतलब अगर आप समझो कि जिसके पेपर्स बन रहे हैं 60 के, सेल कंसिडरेशन आ रहा है 60, सरकार कह रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, तो हम तो फुल वैल्यू कैसे 70 ही मानेंगे। अभी अपन चोरी चकारी झूठ मक्कारी छोड़ देते हैं, मतलब यूँ मानते हैं असल में चीज़ 60 की बिकी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो सरकार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रही है। इसका मतलब मैं 10 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। 10 लाख मेरी एक्स्ट्रा इनकम हुई कि नहीं हुई। सरकार ये मानती है कि बच्चों तेरे को भी तो 70 की चीज़ कितने में मिल गई, 60 में। चीज़ तो 70 की है, हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है 70, पर सेल करके 60, मतलब तूने कितने में खरीदी है, 60 में। तो ये जो 10 लाख है ना, ये भी तेरे लिए गिफ्ट है और ये गिफ्ट अदर सोर्सेज में तेरे ऊपर टैक्सेबल है। समझ में आया? मतलब अगर तुम झूठ बोलोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में चीज़ बेचोगे तो सरकार दोहरी मार मारेगी और दोनों को मारेगी। साले तू भी 60 के बदले में 70 पे टैक्स दे और तूने 70 की चीज़ 60 में खरीदी है तो 10 का तेरे को क्या मिला है, गिफ्ट। 10 के ऊपर तू भी टैक्स। ये कह रहा है मैं कौन सा टैक्स दूँ, मैं तो चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं तो पैसे दे रहा हूँ, मैं तो खर्चा कर रहा हूँ, मुझे क्या की कमाई। अरे भाई जितने की चीज़ उससे कम पैसे दे रहा है ना, तो 10 लाख तेरे ऊपर भी टैक्स है। क्लियर है? तो अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शीट में अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें अगर ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेची है तो वो पूछेगा टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन ए एंड बी, दोनों पूछे, ए एंड बी। ए ने तो बेची है तो कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। बी, भाई तूने कम में खरीदी है तो वो जो डिफरेंस है वो तेरे ऊपर अदर सोर्सेज में टैक्स है। अदर सोर्सेज में ये रूल और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर रूल यही है। समझ में आया कि नहीं? ओके। तो अब क्योंकि इसके 6-7 क्वेश्चन इसी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये ICAI का हॉट फेवरेट टॉपिक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट में उन्होंने यही टॉपिक पूछा है, तो वही इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेस्ड है शुरुआती में, तो वो डिस्कस करते हैं। मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको आंसर दे रखे हैं, आप इंडेक्सेशन करके माइनस करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, पहला, मिस मोहिनी, जिसने सबका मान मोह रखा है, ट्रांसफर्ड अ हाउस टू हर फ्रेंड मिस रागिनी फॉर 35 लाख ऑन 1/10/2023। अंडरलाइन करो 1/10/2023, हमारा प्रीवियस ईयर, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर। द सब रजिस्ट्रार वैल्यूड द लैंड एट 48 लाख, बेचा कितने में, 35, सेल कंसेशन 35 के ऊपर लिख दो SC। सब रजिस्ट्रार वैल्यूड द लैंड एट 48 लाख, रजिस्ट्रार ने जो वैल्यू निकाली, मतलब ये क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, लिख दो SDV।
Miss Mohini contested the valuation and the matter was referred to डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर, तो इसको लिख दो VO, वैल्यूएशन ऑफिसर, हु वैल्यूड द हाउस एट 41, बेचा 35 में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48, मोहिनी को 48 समझ में नहीं आया, कहाँ गई वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, उसने लगाया 41। तो आपको बताया था ना वैल्यूएशन ऑफिसर दोनों के बीच की ही वैल्यू ले सकता है, आर पार नहीं जा सकता वो। तो 35 और 48 इन दोनों के बीच में आ रहा है 41, तो वैल्यू कौन सी मानेंगे 41। तो 41 के आगे लिख दो FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूल। एक्सेप्टिंग द सेड वैल्यू डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी, डिफरेंशियल स्टैम्प ड्यूटी वॉज ऑल्सो पेड एंड ट्रांसफर वॉज कम्प्लीटेड। इस 41 की वैल्यू को मानते हुए हमने रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वैल्यू क्या मानेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 41। द टोटल इनकम ऑफ मोहिनी एंड रागिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 बिफोर कंसिडरिंग द ट्रांसफर ऑफ सेड हाउस आर 280 एंड 345। इस ट्रांजेक्शन को छोड़ दो तो 280 और 340 जनरल इन्फॉर्मेशन है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आएगी। मिस मोहिनी हैड परचेज द हाउस ऑन 15 मई 2014, अंडरलाइन करो 15 मई 2014 और उसके नीचे लिखो 14-15 फॉर ₹25 लाख एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर 1,50,000। खरीदा 25 में और ख़रीदने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये भी कॉस्ट है 1,50,000 पे प्लस का साइन लगा दो, तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी 26,50,000। दिव्यांश कोई समस्या नहीं आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस, ऑल्सो डिटरमाइन द टैक्स टोटल इनकम ऑफ बोथ मिस मोहिनी एंड मिस रागिनी टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव सेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस आर। तो बेटा कैपिटल गेन तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, 41 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 46,50,000 का इंडेक्सेशन करके आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लोगे। ये जो कैपिटल गेन है ये मोहिनी का है, ठीक है। तो मोहिनी ने ऑलरेडी 35 के बदले में 41 पे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली। अब आओगे आप इसके ऊपर रागिनी के। रागिनी ने जो चीज़ 35 में खरीदी है उसकी वैल्यू कितनी बनी गई 41, तो 6 लाख रुपए रागिनी की इनकम में भी ऐड हो जाएंगे। रागिनी की दूसरी इनकम कितनी दे रखी है 345, उसमें 6 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 945। ये देखो नीचे फाइनल सोल्यूशन में 945 आ रहा है, आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आप मोहिनी की भी कैलकुलेट कर लोगे। 41 में 26,50,000 का इंडेक्सेशन करके क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, चला आगे बढ़े, चलो ना मैं हो जाएगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तो होने दो। नेक्स्ट, मिस्टर मार्टिन सोल्ड इज। अच्छा, अब यही वाला रूल अगर आया तो वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सेम रूल अगर आया इनकम वाला वापस बता दूं, तो बेटा इसका जो लॉजिक है ना हम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। अदर सोर्सेज में हम ये पढ़ते हैं कि आपको किसी से भी कोई चीज़ गिफ्ट में मिले ना तो वो अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो गिफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने मोबाइल तेरे को गिफ्ट दे दिया, या चलो मैं क्यों दूँ, तूने मेरे बर्थडे पे मुझे मोबाइल गिफ्ट दे दिया, तो ये मेरे लिए गिफ्ट हो गया, ये मेरे लिए टैक्सेबल हो गया। अब मेरा बर्थडे आने वाला था, तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपको गिफ्ट में क्या चाहिए, मैंने कहा Fold 5, तो तुम लोगों ने कहा सर वो तो 1,50,000 का है, हमारा बजट तो इतना नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा बजट कितना है, तुमने कहा 50,000 है। तो मैंने कहा ठीक है 1,00,000 रुपये मैं दे देता हूँ, लाना तो वही, ठीक है। तो अब तुमने मुझे Fold 5 ला के दिया जिसके बदले मैंने तुम्हें 1,00,000 रुपये दिए, तो मुझे 50,000 का गिफ्ट मिला कि नहीं मिला? सेम कंसेप्ट इनकम टैक्स हर चीज़ पे अप्लाई करती है। अगर कोई सी भी चीज़ तुमने उसके मार्केट वैल्यू से कम में मिल गई है तुमको, तो जो मार्केट वैल्यू और तुम्हारे प्राइस परचेजिंग कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो तुम्हारे लिए क्या है, गिफ्ट है, ठीक है। इसलिए भाई रागिनी तूने तो ये प्रॉपर्टी 35 में ही खरीदी, जब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 41, तो तुझे 6 लाख का गिफ्ट मिला कि नहीं मिला? मिला, तो ये तेरे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। चलो भाई, मिस्टर मार्टिन सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 8 June 2023 underline
for 70 lakh, underline, which was purchased by him for 20 lakh, underline, on 5/5/2007, underline. He paid 1 lakh as brokerage, underline, for the sale of said property. The stamp duty valuation assessed by the sub-registrar was 80 lakh. Sale cancellation 70. 70 का 110%, 77. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज़्यादा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मानेंगे? 80 लाख. अंडरलाइन करो 80 लाख, लिख दो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 80 लाख. ट्रांसफर एक्सपेंसेस ब्रोकरेज माइनस करेंगे, नेट सेल कंसीडरेशन 79 लाख. ठीक है. नेक्स्ट, he bought another house property on 25/12/2023 for 15 lakh. घर के बदले घर, है ना, सेक्शन 54. तो मेरे हिसाब से तो मिल मुला जाएगा उसको. 20 लाख का इंडेक्सेशन करोगे तो कितना कर लोगे? जो भी हो जाएगा तुमसे? क्या मैं करके बताऊं? चलो बेटा पॉज कर. नेट सेल कंसीडरेशन 79 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 78 का नंबर क्या है? 129 क्वेश्चन में दे रखा है. करो बेटा कितना हुआ? 53,95,000. करो माइनस. ये तो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब भाई साहब ने क्या कर लिया? घर खरीद लिया, तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, तो 15 लाख. डन. अच्छा अभी तो और भी है. ही डिपॉजिटेड 10 लाख ऑन 10/11/2023 इन कैपिटल गेन बॉन्ड on National Highway Authority of India NHAI, तो 54 EC. He deposited another 10 lakh on 10 July 2024 in the capital gain deposit scheme with the SEBI ने SBI for construction of additional floor of house property. इसका मतलब घर 54 15 प्लस 10 कितने का मिलेगा? 25 का. ठीक है. अब 25 लाख तो इसमें से माइनस हो जाएंगे. कितने बचे? 4651. फिर उसके पास एक एग्जेम्पशन और अंडर सेक्शन 54 EC, और वो कितने का है? 10 लाख का. पर कैपिटल गेन ही कितना बचा है? 4651. तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा. 4651. टैक्सेबल कैपिटल गेन 0. ठीक है. माइनस नहीं आ सकता कभी, एग्जेम्पशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता. 10 लाख क्यों ऐड किया? क्योंकि उसने जो 15 लाख में घर खरीदा ना, उसके अंदर एक माला और बनाने के लिए 10 लाख रुपए उसने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जमा करा दिया. तो टोटल घर कितने का माना जाएगा? ठीक है. अब कोई महापुरुष मुझसे यूँ पूछे, जैसे मान लो मुर्तज़ा पूछ ले या जैद पूछ ले, सर हम पहले सेक्शन 54 EC के 10 लाख माइनस कर दे, तो आ जाएगा कितना? 15,04,651. और फिर सेक्शन 54 लगाए बाद में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फर्क? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसमें से 25 लाख में से कितना मिल जाएगा? 15,04,651 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें? सिंपल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके. अभी तो आ रहा है, आगे चल के नहीं आएगा, कह रहा हूँ पहले ही. डिस्कस. अरे यार अब मेरे को बहुत आलस आ रही है यार. कहाँ तक का टाइम है मेरे पास पढ़ाने को?
5:30 तक को टाइम, अभी आधा घंटा हो रहा है। बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल। इसलिए अगर बोलता कि 10 लाख रुपए उसने जमा करते हैं 10/7/2024 को, तो वो 3 साल के लिए यूटिलाइज रहेंगे, तो वो उसी साल मैक्सिमम हो जाएगा। यार 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 देख, मैं तो पहले ही थक चुका हूँ और तू ऊपर से बाल की खाल अलग निकाल रहा है। इसका डाउट इसी के जैसा है, फिर भी बोल देते हैं। मेरी बात सुन, हुआ क्या, जहाँ तक मैंने सुना कि तूने कहा सर उसने पैसे तो जमा करा दिए, लेकिन फिर अगले साल पैसे निकलवा लिए 2024 में, है ना? तो जो पैसे निकलवा लिए और मिसयूज़ कर लिया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेटा वो कौन से साल में टैक्सेबल होगा? जिस साल में मिसयूज़ करा उस साल में। ये एग्जेम्पशन कौन से साल का हो रहा है? 23-24 का। और वो टैक्सेबल होगा कौन से साल में? 24-25 में। समझ में आया? ठीक है। हाँ, इसके डाउट से एक चीज़ अपन और अच्छे से सीख सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये जो 25 लाख में 10 लाख जुड़े हुए हैं, इस पे तो अभी तक 3 साल तक तलवार लटकी रहेगी। क्या मैंने जो 10 लाख रुपए जमा कराए हैं वो उससे मुझे घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है। इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले इस वाले 10 लाख का पूरा अपन एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 25 में से 10 तो यही चले गए, 15 बचे। और ये भी ज़मीन जायदाद तो उसने खरीदी ली है, तो ये 15 भी रह जाएगा। अब जो 10 लाख जिसमें तलवार लटक रही है, अगर वो टैक्सेबल हो भी गए तो उसके अगेंस्ट में तो सिर्फ 4,651 ही टैक्सेबल होंगे, पूरे 10 लाख थोड़ी टैक्सेबल होंगे, है ना? हाँ, तो ये है टैक्स प्लानिंग। हम कहेंगे कि पहले हम किसका ले रहे हैं? 54 ईसी का, फिर हम किसका ले रहे हैं? 54। समझ में आएगा? हाल फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो समझ में आ रहा है? सेक्शंस में दिक्कत है, बाकी समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, वो अदर सोर्सेज का है। इस क्वेश्चन में इस शीट में इसलिए आ गया है क्योंकि उसका अगला पॉइंट कैपिटल गेन का है। ठीक है, वो भी है तो अदर सोर्सेज का ही, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड, अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 130 पर शेयर। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 पर शेयर एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 120 पर शेयर। ये अदर सोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब मंजे प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं पब्लिक लिमिटेड नहीं बोलूँ, अब ये लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा। पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या क्या कंडीशन पूरी करे तो पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्या बोलते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो पहले इतना सीख लो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड अलग क्राइटेरिया है। पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना और क्लोजली हेल्ड होना अलग क्राइटेरिया। अभी मोटा मोटा समझाने के लिए दोनों को मर्ज कर लेते हैं। मतलब अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट वैल्यू से भी ऊपर में इशू करती है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 रुपये का शेयर जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 थी, तो भाई 120 में इशू करता, 120 में इशू करता तो 100 रुपये फेस वैल्यू, 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए तो 130 में इशू करा। तो ऐसा कौन मिल गया इसको 10 रुपये ज़्यादा देने वाले? तो ये 10 रुपये इसके लिए क्या है? कमाई है। वही वाली चीज़ कि तेरे को तो 130 की चीज़ 120 में मिल गई ना, तो 10 रुपये तुम्हारी इस कंपनी की, क्लोजली हेल्ड कंपनी की क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। समझेंगे नहीं? 2 मार्क्स में आया, ये अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट। मिस्टर ए रिसीव्ड एन एडवांस। अच्छा, ये कैपिटल गेन का है, इसी वजह से वो पहला वाला पॉइंट भी कैपिटल गेन में शामिल है। अब मिस्टर ए भाई साहब ने 50,000 रुपये एडवांस लिए 1 सितंबर 2023 के, और फिर उसको हमने क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। तो हमें तो याद आ जाते हैं हमारे मोदी जी, उनके बाद अच्छे दिन आ गए और चीज़ें टैक्सेबल होना चालू हो गई हैं। ठीक है, तो अब 2014 के बाद हमारे साल में जो तूने फोरफिट किए, ये अदर सोर्सेज में क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। State with reason whether the following state is taxable or not under the provision of Income Tax Act. Mr. Suman received advance. अरे वही है गधा, वही वाला है, एडवांस अमाउंट फोरफिटेड वाला है, टैक्सेबल अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट 5, Mr. Sunil entered in agreement with Mr. Dhaval to sell his residential house located in Navi Mumbai on 16 August 2023 underline for 80 lakh underline
सेल प्रोसीड्स वॉज टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये क्वेश्चन कौन से रूल का है ये भी बता दूंगा आपको, फिर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टैम्प ड्यूटी वाला रूल पढ़ाया, तो स्टैम्प ड्यूटी से कंपेयर करते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से डेट की लेनी है ये भी पढ़ा अपन नीचे वाले चार्ट में, कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन या उस दिन के पहले अगर कोई बैंकिंग मोड से पैसा लिया है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और अगर उस दिन से पहले कोई पैसा नहीं लिया है तो फिर डेट ऑफ ट्रांसफ़र की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसके ऊपर ये बेस्ड है। तो क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है कि 80 लाख रुपए में इन्होंने बेचा, जो ये इस तरीके से लेंगे 20% थ्रू अकाउंट पे ही चेक। अंडरलाइन करो अकाउंट पे ही चेक और उसको टिक कर दो कि ओके चलेगा। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, कि डेट ऑफ एग्रीमेंट पे 20 लाख 20% रुपीज़ ले लिए इन्होंने अकाउंट पे ही चेक से, तो इन्होंने कंडीशन पूरी कर दी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे अपन? डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट के आगे एरो करके लिख दो। नाउ SDV ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी टेकन। नाउ SDV ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी टेकन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की शर्तें हमारे लिए बेकार है। अब तू कितनी भी किस्तों में उनको पैसे दे, हमें तो यही देखना था कि डेट ऑफ एग्रीमेंट से पैसे दिए कि नहीं दिए, ठीक है। वो कह रहा है 20% तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन दे दिए, 60% पोजेशन के दिन दे दिए, बाकी के 20% रजिस्ट्री के दिन दे दूंगा। देता रहे, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर धवल हैड हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15 दिसंबर 2023। तो ये रही दूसरी वाली डेट। ट्रांसफ़र कब माना जाएगा? 15 दिसंबर 2023। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर में है, मतलब कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इस दिन की SDV नहीं लेनी। SDV तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेनी। ज़रा पीछे जाके डेट ऑफ एग्रीमेंट की देखना, 16 अगस्त 2023, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर 14 जनवरी 2020 होता रहेगा। ही पेड द सेल प्रोसीड एज पर द सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट पे उन्होंने पैसे दे दिए, सेल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने पैसे दे दिए, मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट पे 20% पैसा मिल गया था। द वैल्यू डिटरमाइन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 16 अगस्त इज 90 लाख एंड 14 जनवरी इज 91,50,000। तो 90 लूँ कि 91 लूँ? 90 ले लूँ, ठीक है, 90 लाख। मिस्टर सुनील हैड एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001। मेरा नंबर 1 बेस ईयर 100 लेंगे अपन नंबर। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द धवल ही परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस फॉर ₹35 लाख। अंडरलाइन करो 35 लाख, लिखो 54। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है। इनकम इसकी नील ले रखी है क्योंकि जो इसका कैपिटल गेन है वो 35 लाख से कम आएगा, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 90 लोगे और उसकी जो कॉस्ट है उसको इंडेक्सेशन करके माइनस करोगे, सब आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ, हो जाएगा नहीं, सिर्फ इंडेक्सेशन ही करना है, अब और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर, लिख दो स्लम्प सेल। क्वेश्चन के आगे लिख दो स्लम्प सेल। स्लम्प सेल में पूरी यूनिट अपन एक साथ बेच देते हैं। क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं एक बार में करा दूंगा। एक एक लाइन पढ़ने में मेरा बहुत टाइम जाता है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, कहानी समझा देता हूँ आपको। यह है स्टार एंटरप्राइजेस और इनकी 3 यूनिट आपको दिख रही है, P, Q और R, जिसमें से R वाली यूनिट किसने सेल कर दी? स्लम सेल है, खुद ने बोला है। कितने में बेची इसने? 930। 930 में से अपन R वाली यूनिट की नेट वर्थ माइनस कर देंगे। नेट वर्थ क्या होती है? डेप्रिशिएबल एसेट के लिए उनकी WDV, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए उनकी कॉस्ट और बाकी सब के लिए बुक वैल्यू। हाँ, इसमें एक बात छोटी सी ये है कि इन्होंने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करा है? रीवैल्यू। तो अगर ये रीवैल्यू करना अलाउड होता तो हर कोई स्लम सेल के पहले रीवैल्यू कर देता और उनका प्रॉफिट क्या हो जाता? कम आ जाता। तो रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं, तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट हमें हटाना है। तो आप रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट आओ, वो है सेकंड वाला पॉइंट। ये कह रहे हैं कि आर की जो लैंड थी उसकी कॉस्ट तो थी 110 की, पर हमने उसको रीवैल्यू करा था कितने में? 140।
तो मैं उसकी कॉस्ट कितनी लूँगा, 110 ही लूँगा, ठीक है, 140 नहीं लूँगा। फिर वो कह रहा है कि वो जो फिक्स एसेट्स बाकी के हैं, कितने के हैं बाकी के, 600 के जो है, 600 में से 140 रिवैल्यूड फिगर थी उसकी, तो हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 4,60,000 अदर एसेट्स की कॉस्ट बची, जो उनकी क्या है, अच्छा उनकी WDV कितनी है, 430 है ना। क्वेश्चन समझने की देरी है, इनकम टैक्स तो बहुत ईजी है, स्लम सेल के रूल बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन में जिस पैटर्न में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, वो समझने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि देखो आर लिमिटेड के पास टोटल फिक्स एसेट है 600 के, जिसमें हमने लैंड की वैल्यू चढ़ा रखी है कितनी, 140, तो अदर एसेट्स की कितनी है, 4,60,000, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सर ये तो हमारी रीवैल्यूड फिगर है, मैं कह रहा हूँ रीवैल्यूड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए। तो ओरिजिनल इनका कितना आ रहा है, 110, तो 140 भी लेंगे, 110 लेंगे। बाकी की जो एसेट वो डेप्रिशिएबल है, तो उसकी WDV कितनी है, 430, ये भी उन्होंने खुद ने बताया। तो डेप्रिशिएबल एसेट की बुक वैल्यू नहीं लेते, कितनी लेते हैं, WDV। सर बुक वैल्यू और WDV में क्या फ़र्क है, तो ये तुम्हें अब समझना चाहिए। अगला चैप्टर अपन बिजनेस प्रोफेशन पढ़ेंगे, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमने अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा है डे वाइज, दिन गिनते हैं अपन तो, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में डे वाइज कैलकुलेट नहीं होता। सेल करने पे प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट नहीं होता, उसमें तो जितने में सेल करा वो माइनस करो, रिमेनिंग पे क्या लगा दो, डेप्रिसिएशन। तो एज पर अकाउंटिंग हमारी WDV कुछ और आएगी, जिसको मैं बोलूँगा बुक वैल्यू, और एज पर इनकम टैक्स हमारी WDV कुछ और है कि नहीं। तो हमें जो वैल्यू लेनी है कौन सी लेनी है, एज पर इनकम टैक्स WDV। अगर एज पर इनकम टैक्स WDV अलग से नहीं दे रखी, तो हम मान लेंगे बुक वैल्यू ही क्या है, WDV, ठीक है। तो हाल फिलहाल कितना लेंगे, 430, तो मतलब 110 और 430 टोटल कितना हो गया बेटा, ये 540, तो ये हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में देखो अदर एसेट्स आर के कितने के हैं, 440 के, तो वो भी ऐड करेंगे 440 बुक वैल्यू के, और हमें लेनी होती है नेट वर्थ, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना हो गया 980, इसमें से माइनस कर देंगे हम लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ कितनी है उसकी 140 माइनस करेंगे, कितना बचा 840, मतलब इसकी नेटवर्थ कितनी आई इस यूनिट की 840, और हमने पूरी यूनिट कितने में बेची है 930। 840 और 930 के डिफरेंस जो है तुम्हारा कितना 90, ये है तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आर वाली यूनिट इन्होंने कब चालू करी थी, इसकी डेट दे रखी है 2009 में, तो 13-14 साल हो गए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90, आंसर भी मैच हो रहा है आपको, ठीक है। इंडेक्सेशन नंबर दे रखे हैं पर हम यूज़ नहीं करेंगे, बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखे हैं, स्लम सेल में नहीं होता, ये रूल है, ठीक है। तो ये स्लम सेल का एक परफेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। स्लम सेल क्योंकि हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमने देखा नहीं होता, तो ये वाला ही क्वेश्चन आता है, ऐसा का ऐसा ही आता है ना। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे चले अपन, थक गया यार मैं तो फिर तुम लोग पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। डेट ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर और फुल वैल्यू ऑफ कैंसिलेशन मार्क करना। पॉज नहीं करी मैंने। मिस्टर सुब्रमणी सोल्ड हिज हाउस प्लॉट टू मिसेस विमला फॉर 45 लाख ऑन 12/5/2023. Valuation determined by the Stamp Duty Valuation Authority 53. Discuss the tax consequences above in the hands of each one of them, Subramani and Vimla. Mrs. Vimla sold this plot to Miss Padmaja on 21st March 2024, 55. The valuation as per Stamp Duty Valuation remains the same, 53. Compute. अबे लल्लू लोग साले 45 और 53, 55 और 53, 55 हो जाएगा। कितने अच्छे हो तुम लोग यार, हर क्वेश्चन के बाद थैंक यू बोलते हैं, आखिरी में बोलना होता है।
वही 9th वाला कितना बड़ा है यार, यही कल करेंगे अपन, 8th वाला आज करेंगे। मिस्टर रॉय owned a residential house in Noida. It was acquired on 9th September 2013 for 30 lakh. He sold it for 1,57 lakh on 7th January 2020. डेट अंडरलाइन करो प्लीज, डेट्स अंडरलाइन करो प्लीज। घर 2020 में बेचा है, हमारे प्रीवियस ईयर का नहीं है, पहले ही बेच दिया था। तो कहानी बताऊं क्या होगा, हमने पहले एक घर बेचा कोरोना के काल में, उस पर कैपिटल गेन आया, उसको एग्जेम कराने के लिए हमने नया घर खरीद लिया, वो एग्जेम्पशन हो गया। फिर हमने नया वाला घर है ना हमारे इस साल में बेच दिया, और वो जो नया वाला घर था उसके लॉक इन पीरियड होगा 3 साल, वो कंप्लीट करे बिना ही मैंने उसको 3 साल के अंदर अंदर ही बेच दिया। अब अगर मैंने बेच दिया है तो इसकी कॉस्ट में से वो एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो बची हुई कॉस्ट है मुझे देखना पड़ेगा कि 3 साल के अंदर अंदर बेचा तो कब बेचा, 2 साल पूरे होने के पहले बेचा कि 2 साल पूरे होने के बाद बेचा। अगर 2 साल पूरे होने के पहले बेचा तो बैलेंस वाली कॉस्ट एज इट इज माइनस हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म बना के बेचा, तो बैलेंस कॉस्ट इंडेक्सेशन होकर माइनस होगी, और जो कैपिटल गेन आएगा वो कौन सा है, लॉन्ग टर्म। और इसमें 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही बेचा है, तो बची हुई कॉस्ट पुराना एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो बच गई कॉस्ट उसका इंडेक्सेशन करके माइनस करेंगे और नया वाला कैपिटल गेन लाएंगे। आ रहा है समझ में। फिर इसने वापस एक और मकान खरीद लिया होगा और उसमें क्या ले लिया होगा, एग्जेम्पशन ले लिया, समझे कि नहीं। और इसका जो आंसर दे रखा है ये गलत है, और ये बात मुझे पता है, ठीक है। नहीं सही है, सही इसलिए है क्योंकि जो नया वाला घर खरीदा वो ज़्यादा में खरीदा, तो जितना भी कैपिटल गेन आ रहा है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो 0 लिखने में किसके बारे में क्या जा रहा है, तो आंसर तो सही है। फिर भी हाँ यू मोस्ट वेलकम, लेकिन सुन तो लो। लकीली ये क्वेश्चन उस पेज पे पहला क्वेश्चन है, तो ऊपर आपके पास काफ़ी मार्जिन है जो डायग्राम्स में बनाना चाह रहा हूँ वो बनाने के लिए। अबे यार मैं बेवकूफ़ हो गया, बेटा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को। गुरु को बेवकूफ़ कह रही है तू, गुरु गोविंद दो खड़े काके लामू पैर, क्या आजकल की जनरेशन बहुत बेकार है। सितंबर 2013 मतलब 13-14 में हमने जो घर 30 लाख में खरीदा था उसको जनवरी 2020 मतलब 1920 में बेच दिया। कितने में बेचा, 157 लाख में, ठीक है। तो इस कॉस्ट का इंडेक्सेशन करके या माइनस कर देंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो बचेगा वो कहलाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए मैंने अंडर सेक्शन 54 एक मकान खरीद लिया। वो मकान मैंने कितने में खरीदा, मिस्टर रॉय यूटिलाइज द सेल प्रोसीजर ऑफ द अबव प्रॉपर्टी टू एक्वायर द रेजिडेंशियल हाउस इन पंचकुला फॉर ₹2.05। अब मैंने इधर 205 लाख में एक नया मकान खरीदा जिसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई। मतलब होना हो 157 से भी ज़्यादा में घर खरीदा है, सेल कंसेशन से भी ज़्यादा में खरीदा है, मतलब कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, पूरा आपका पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी एग्जेम्प्ट हुआ इसको मैंने खरीदा था, डेट देखो इसकी कब खरीदा है, 28 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020। तो इसका मेरे पास 3 साल का लॉक इन पीरियड है,
21, 22, 23, इसका मतलब 28 जुलाई 2023 तक मुझे ये मकान बेचना नहीं था, पर मैंने बेच दिया। द सेड हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड ऑन 31 अक्टूबर, यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023, मतलब मेरा वाला साल 22, 23, 24, ठीक है। बाद में बेचा है मैंने, इसको 21 कर लो, इसको 21 कर लो, 2,05,000 वाले को 21 कर लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बैठेगा। अब इस 21 करने के बाद 3 साल क्या था इसका, 22, 23, 24, तो 24 से पहले मैंने इसको 23 में बेच दिया, ठीक है। अब बेचा कितने में, 257 में। तो अब मोटा मोटा समझा दूं मैं आपको। मान लो वो जो कैपिटल गेन था वो था x, वो जो कैपिटल गेन था वो था x, और मैंने ऑब्वियसली x से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो पूरा पूरा कैपिटल गेन क्या हो गया मेरा, एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो जो मेरा एग्जेम्प्ट हुआ वो मेरे नए वाले की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब इसमें इस 257 में मैं क्या करूँगा, 205 माइनस एक्स, और इसका कर दूंगा मैं इंडेक्सेशन, इसका मैं क्या कर दूंगा, इंडेक्सेशन। जो बच जाएगा वो मेरा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके अगेंस्ट में भी मैंने सेक्शन 54 अप्लाई कर दिया, मैंने 325 लाख का नया मकान खरीद लिया, मतलब ये वाला जो है ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो 100 बातों की एक बात समझो, अब सब समझ में आएगा। पहला मकान मैंने बेचा, एग्जेम्पशन लेने के लिए मैंने नया मकान खरीदा, वो नया मकान भी लॉन्ग टर्म होते ही बेच दिया, वो लॉन्ग टर्म हुआ और मैंने बेच दिया, लेकिन लॉक इन पीरियड के पहले बेचा तो उसकी कॉस्ट में से एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने कहा हो जाने दो माइनस, कॉस्ट मेरी कम आएगी, कम का ही इंडेक्सेशन होगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, कोई बात नहीं, मेरा कैपिटल गेन ज़्यादा आएगा, आने दो। मैंने उस कैपिटल गेन को भी एक मकान और खरीद के क्या कर लिया, एग्जेम्प्ट कर लिया। समझ में आया? तो अल्टीमेटली जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इंडेक्सेशन आपको करना है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, पहले इसका निकालेंगे, नहीं मतलब सॉल्यूशन चालू करेंगे, क्यों करेंगे यार, अरे पहले ये वाला कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ, फिर इस साल का कंपटीशन करेंगे, उसमें से इसकी कॉस्ट में से वो कैपिटल गेन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 बारी में क्वेश्चन होगा कि पुराने वाले में इतना कैपिटल गेन था जो एग्जेम्प्ट हो चुका, नए वाले में वो जो कॉस्ट है उसमें से एग्जेम्पशन माइनस करके रिमेनिंग कॉस्ट का इंडेक्सेशन करना है। अगर तुमसे ना हो, ट्राई करना, धीरे धीरे समझ के खुद से करोगे तो हमेशा के लिए सीख जाओगे, अगर नहीं होगा तो कल मैं फॉर्मली करवा दूंगा, ठीक है। बाय, टाटा, सी।